वेस्ट एशिया वार के सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने ताजा प्रस्ताव में कहा है कि वह हार्मुज से अपना नियंत्रण हटाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका वार रोके और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करे। उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बाद में किसी चरण में बात करने की बात कही है। इन्हीं सब खास मुद्दों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर और तकरीबन इंटरनेशनल इश्यूज पर 500 आर्टिकल लिखने वाले, खास करके वेस्ट एशिया इश्यूज पर आर्टिकल लिखने वाले जनाब हैदर अब्बास। इनसे मैं आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करूंगा। वेलकम हैदर। ये जो नई चीज आई है वेस्ट एशिया वार में कि ईरान ने कहा है कि मैं जो नए प्रस्ताव उन्होंने दिए हैं उसमें, लेकिन एक खास बात ये कही है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसमें कोई बात नहीं होगी। इसमें बात जो होगी वो बाद में होगी, बाद में किसी चरण में देखा जाए। तो इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो आयतुल्लाह खamenei साहब का फतवा है, जिसमें जो उन्होंने इस बात को कहा था कि न्यूक्लियर टेस्ट ईरान नहीं करेगा, लेकिन जो वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी ईरान की, अब वो बहुत मुमकिन है कि बदल दी जाए। उसका बुनियादी सबब यह है कि अमेरिका ने इस बात के ऊपर वार्निंग दे दी थी और थ्रेटनिंग दे दी थी कि वो ईरान के यानी 9 करोड़ लोगों को ही मार देंगे। तो ईरान का अपना एक एग्जिस्टेंशियल यानी सिचुएशन आ गई है, क्राइसिस आ गई। तो इन ऑल लाइवलीहुड ईरान जो है वो अब इस पोजीशन में आ गया है कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। वैसे भी 64% एनरिचमेंट उसका प्रोग्राम हो चुका था यूरेनियम का, लेकिन अब ये ईरान ने इसको बालाए ताख कर दिया है, कहा है कि अब न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर कोई बात नहीं। ईरान का जो बुनियादी इस वक्त मकसद है वो ये है कि जो 45-50 साल से जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस चल रहे हैं, वो सैंक्शंस विड्रॉ, द मोमेंट वो सैंक्शंस विड्रॉ होंगे तब ईरान पूरी तरह से वर्ल्ड मार्केट में अपना ऑयल लेके आएगा। और जब जाहिर है कि जब ईरान अपना वर्ल्ड मार्केट में ऑयल लेके आएगा तो सारी जो मार्केट की जो इकोलॉजी है, जिससे सारी जो प्राइसेस हैं वो सारे जाहिर है घटेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ईरान के ऊपर से ये इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म। डॉक्टर साहब, जो नया डेवलपमेंट हुआ है इस दौरान बीच में, अभी कल परसों से वो ये हुआ है कि जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज में से जो यूएई है वो विड्रॉ कर गया। तो इसके क्या असरात पड़ेंगे? जो विड्रॉ कर गया ओपेक कंट्रीज से, तो क्या इंटरनेशनल उसमें असरात पड़ेंगे? देखिए, ओपीईसी कंट्रीज जो है वो 12 कंट्रीज है, उसके अंदर प्लस रशिया है। और फर्स्ट टाइम ये करीब करीब 50 साल में यूएई ने इससे अपने आप को वापस खींच लिया है। उसकी बिना यह है कि हर कंट्री को एक एलोकेटेड कोटा था और यूएई अपने आप को बहुत वल्नरेबल पा रहा है, इसीलिए अब यूएई अपनी मंशा से ये ऑयल प्रोड्यूस करेगा। इसका जो फॉल आउट होगा वो ये रहेगा कि सारी कंट्रीज धीरे धीरे ओपीईसी से अपने आप को वापस खींच लेंगी और वो अपने अकॉर्डिंगली तेल को प्रोड्यूस करेंगी और मार्केट में सेल आउट करेंगी। नतीजा ये होगा कि जब कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा तो ये जो प्राइजेस हैं ये डिस्काउंटेड रेट के ऊपर चले जाएंगे और इस तरह से पूरी जो ऑयल की जो इंडस्ट्री है या मार्केट है वो बिल्कुल एक बहरान उसके सामने आ जाएगा। और ये बुनियादी बात ये है कि इस्राइल और अमेरिका के साथ यानी आप समझिए कि यूएई ने जाने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि आज यूएई जो है पूरी तरह से इसको ओपीईसी को खैराबाद कह चुका है। अब आप एक बात ये भी जान लीजिए कि जो ऑयल का जो पूरा यानी होल वर्ल्ड रन्स ऑन द ऑयल, तो ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं लेकिन ईरान ने अपनी इकोनॉमी को फ्लोट रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ईरान का जो 80% ऑयल है वो चाइना खरीद रहा है। अच्छा, चाइना के ऊपर भी तमाम उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। चाइना ने हालांकि शी जिनपिंग साहब ने कहा था
ट्रम्प से कि हमारे जहाजों को आप मत छेड़िएगा, क्योंकि अमेरिका ने भी कह रखा है कि अमेरिका ने भी कहा है कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉकेट करेंगे। तो इसका एक बहुत वेल क्राफ्टेड पॉलिसी चाइना और ईरान पहले ही फॉर्मुलेट कर चुके थे। जब 2021 में चाइना ने और ईरान ने 400 बिलियन यूएस डॉलर्स का मिलिट्री एंड मार्केट पार्टनरशिप की थी। नतीजा उसके एवज में ये हुआ कि आज पिछले 5-6 साल में चाइना और ईरान ने मिलकर 10,400 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक और रेलवे लाइन बिटवीन ईरान एंड चाइना बिछा दी। नतीजा ये है कि आज किसी भी तरह के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जिस तरह के चोकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, उन सबसे मुस्तस्ना आज ईरान अपना ऑयल जो है वो बजरिया ट्रेन चाइना भेज रहा है। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होती हुई ये ट्रेन पहुंचेगी और जो वक्त यानी 40 दिन का वक्त लगता था पानी के जहाज से, अब वो वक्त भी कम लग रहा है और 15 दिन में ये बात मानी जा रही है कि ईरान का ऑयल चाइना पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, एक नई चीज अभी देखने को मिली, जिस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची रशिया गए हुए थे, तो जिस तरह से रशियन प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिसीव किया पुतिन ने, तो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी दोनों की, जिससे लग रहा था जिस तरह से ट्रम्प साहब धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं, कोई उनके ऊपर कोई असरात नहीं इस चीज का। तो क्या इसके बारे में क्या? देखिए, व्लादिमीर पुतिन साहब ने जिस तरह से उनको कुछ आमदीद किया, उससे इस बात को ये बात साबित हो रही है कि जो पिछले 45-50 साल से जो रिश्ते थे रशिया के, ईरान तो हमेशा से रशियन ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक के साथ रहा, तो वो दोस्ती जो है वो लगातार बनी हुई है। अच्छा, दिमित्री मेदवेदेव साहब ने भी इस बात को कहा है कि कोई भी कंट्री जो है वो ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर बॉम्ब दे सकता है, लेकिन अब ईरान खुद सस्टेनेबल हो रहा है और बहुत मुमकिन है कि जिस तरह की सिचुएशन आ रही है, क्योंकि देखिए अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं ईरान के अंदर, जिसमें कि इब्राहिम रईसी साहब की शहादत के बाद और वफात के बाद जो सिचुएशन आई थी, तो ईरान में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे सईद जलीली साहब और पेजेशियन साहब के बीच में कंटेस्ट हुआ था, तो सईद जलीली ने इस बात को बहुत पावरफुली रखा है और ये बात माना जाता है कि वो बहुत ही हार्ड निगोशिएटर है। उन्होंने तालिबान साहब से कहा है कि देखिए, आप किसी भी हाल में अब न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर अमेरिका से बात नहीं करेंगे। ये स्टोरी जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स ने कल्परेट की है। नतीजा ये है कि ईरान पूरी तरह से इस बात को यानी खैराबाद कह चुका है कि अब न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर कोई बात नहीं होगी और अब जो भी बात होगी वो सैंक्शंस के ऊपर बात। तो न्यूक्लियर इशू पे अगर ईरान कह चुका है कि कोई बात नहीं होगी, तो डॉक्टर साहब क्या अमेरिका इसको मानेगा? देखिए, अमेरिका की अब मजबूरी हो चली है। देखिए, क्योंकि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो इस बात को बहुत बखूबी जानती है कि अमेरिका इज फाइटिंग द इजराइल वॉर। जेडी वैंस साहब जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस वॉर की मुखालिफत की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप जंग शुरू करते हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन कल जो जेडी वैंस साहब ने बात कही है वो ये कही है कि पेंटागन ने पूरी तरह से मिसलीड किया है डोनाल्ड ट्रंप को, यानी प्रेसिडेंट साहब को, और अमेरिका इज रनिंग शॉर्ट ऑफ वेपन्स। तो अब जिस तरह से बात कही जा रही थी कि ट्रंप हैड वांटेड एन ऑफ रैम्प, तो वो सीज फायर हो गया, लेकिन अब ये सीज फायर अभी भी फ्रेजाइल है, क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए बुनियादी तौर के ऊपर कि अब ये जंग जो है वो अपने बिल्कुल फैसला कुन यानी इसको आप कहते हैं जुमोरे में पहुंच रही है। इसके बिना ये है कि सैंक्शंस तो विड्रॉ होंगे या नहीं होंगे ये तो आगे की सूरत बताएगी, लेकिन अब ये बहुत जल्द सामने आने वाला है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उसको ईरान अटैक करेगा और साथ ही साथ अमेरिका जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। ये सिचुएशन अब यानी बिल्ड धीरे धीरे हो रही है। लेकिन इसमें मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा
ये जो बाबल मंदेब है, यानी जो यमन के कंट्रोल में है, वहां से तकरीबन 1 करोड़ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे सऊदी अरब जाता है। सऊदी अरब का यानी ऑयल वहां से निकलता है। अगर ये यमन ने ब्लॉक कर दिया तो फिर सिचुएशन क्या होगी? अब आप समझ लीजिए, इस वक्त एस्टिमेट्स ये आ रहे हैं कि जो जेट फ्यूल है उसकी इतनी शॉर्टेज हो चुकी है कि ये माना जा रहा है कि फरवरी से लेकर अब अप्रैल तक इतना ज्यादा शॉर्टेज हो गई है जेट फ्यूल की कि जॉन फिट्जजेरल्ड कैनेडी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से लेकर हीथ्रो एयरपोर्ट के बीच में 20,000 मरतबा यानी आया और जाया जा सकता था। इतनी शॉर्टेज हो गई है। नतीजा ये है कि एयर इंडिया ने और स्पेस जेट ने इस बात को कह दिया है हमारे हुकूमत से कि आप कोई भी इसमें मदाखलत जल्द से जल्द कीजिए, वरना ये सारी जो फ्लाइट्स हैं ये कैंसिल भी हो सकती है, इनका रीरूटिंग हो सकती है और एक बहुत बड़ी क्राइसिस इंडिया के सामने आके खड़ी हो सकती है। और जो इंडिया की जो जेट जेट कंपनीज हैं, इन्होंने तो बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट को जो है समझ लीजिए नोटिस इशू कर दिया है कि अगर हमारी क्राइसिस सॉल्व नहीं की गई जेट फ्यूल्स की, तो मैं अपने सारे जो विमान है उनको हैंगर में लगा दूं। जी हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर इसके तरफ अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक से इस इश्यू को टैकल ना किया, तो ये तो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। देखिए, एनर्जी नीड्स इंडिया एक साढ़े 140-150 करोड़ लोगों का मुल्क है और जो कंसिडरिंग द वेट जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर है, हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो सबसे ज्यादा है। हमको बहरहाल हिंदुस्तान ने और यानी जो मौजूदा हुकूमत है उसने तो इस बात को साबित किया है कि उन्होंने I2U2 के साथ ही अपने प्रेफरेंसेस रखे हैं। यानी I2U2 का मतलब यह है कि इसराइल, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो I2U2 का ही सिलसिला यानी ये है। लेकिन एक बात ये भी जरूर है कि यूएई है, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप कहते हैं कि ये सऊदी अरब का अनुश्री है, छोटा ब्रदर। ये जिस तरह से इसराइल की एम्बेसी यूएई में खुली, तो वो जाहिर है कि सऊदी अरब के बिना इशारे के तो नहीं खुल सकती थी और वो खोली गई। और ये इसी बात के लिए यानी जिसको कहना चाहिए कि टेस्टिंग ऑफ वाटर्स थी, ये क्या हो सकता है कि कल को सऊदी अरब में भी इसराइल की एम्बेसी खुल जाए। लेकिन जाहिर है कि ये जो वाकयात और हालात दरपेश आए गुज़िश्ता 2.5-3 साल के अंदर, उस वजह से ये इसराइल की एम्बेसी सऊदी अरब में नहीं खुल सकती है। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि अगर बिलफर्ज ईरान मसलन गिर जाता है, तो ये सारी अरब स्टेट जो है, इन सब अरब स्टेट पे इसराइल की एम्बेसीज खुल जाएंगी। साहब 28 फरवरी से ये जंग जारी है, आज 61 दिन हो गए। बीच में सीज फायर भी हुए 2 दफे, अभी भी सीज फायर चल रहा है। तो क्या ये सीज फायर भी टेम्परेरी सीज फायर है? इसके क्या नतायज होने वाले हैं इस टेम्परेरी सीज फायर के? इसके कोई अभी तक कोई ऐसे कोई यूजफुल क्या कहते हैं कोई डायलॉग अभी सामने आया नहीं है। तो क्या होने क्या वाला? देखिए, इसमें जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, अमेरिकन स्ट्रैटेजी थी, वो ये थी कि जो ईरान में जो सी माइंस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो है वो जिस तरह से ईरान ने बिछाई है, तो ये वक्त ले लेगा अमेरिका और उसको क्लीन अप ऑपरेशन कर देगा। लेकिन जब अमेरिका ने ऐसा शुरू किया तो ईरान ने चैलेंज कर दिया और उनका स्ट्रैटेजी यही थी कि हम किसी भी तरह से ये जो सी माइंस है उनको हटा देंगे और उसके बाद फिर जो है वो ये से पैसेज हो जाएगा। लेकिन एक बात ये अजीब हो रही है कि देखिए, जिस तरह से आज 2020 में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ग्लोबल लॉकडाउन चल रहा था तो सबसे वर्स्ट ऑयल प्राइसेस हो गए थे। यानी इस पोजीशन में ऑयल प्राइसेस चले गए थे कि -$37 उसकी कॉस्ट हो गई। आज वही पोजीशन आ रही है। अच्छा, उस वक्त भी जिस वक्त नेगेटिव इसका प्राइस चला गया था, उस वक्त भी चाइना ने जबरदस्त अपने यानी स्टॉक्स को एनहांस किया था और यही पोजीशन ये है कि चाइना ने अपने सारे ऑयल रिजर्व को स्टॉक कर लिया है। यूएई के सारे ऑयल रिजर्व जो है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि यूएई ने जो है वो ओपीईसी को खुदा हाफिज कर दिया है। अभी किर्गिस्तान में परसों
एससीओ की मीटिंग हुई जिसमें सारे 10 मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और इन्हीं मुद्दों को डिस्कस किया, खास करके वेस्ट एशिया वार को। तो क्या ये एससीओ की मीटिंग में जिस तरह से वेस्ट एशिया वार को जो है डिस्कस किया गया है, इसका कुछ असरात इस वार को जो है खत्म करने में कुछ इसके नतायज निकलेंगे? इस एससीओ मीट में तो जो भी रोल रहेगा वो चाइना का रहेगा। चाइना हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिहाइंड ईरान। हमारे राजनाथ सिंह साहब भी उसमें तशरीफ ले गए थे, तो वो एक महज माफ कीजिएगा फॉर्मेलिटी है। इंडिया अपनी जंग की तैयारियां कर रहा है, जबरदस्त तैयारियां हैं। और जैसा कि राजनाथ साहब ने कई मतलब कहा भी है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी यानी खत्म नहीं हुआ है, तो कभी भी ये ट्रिगर हो सकता है। लेकिन बहरहाल अब जो वर्ल्ड पावर्स है, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है, तो टेम्परेरी ही सही, आर्जी तौर पे सही, लेकिन अमेरिका के करीब तो बहरहाल पाकिस्तान आया ही है। लेकिन इंडिया इज द नेचुरल एलाय ऑफ अमेरिका। तो क्योंकि वो चाइना के जो कॉन्स्टेंट्स है, चाइना का जो चैलेंज है वो यानी पूरी तरह से अमेरिका के सामने है। ताइवान का इतना बड़ा इश्यू सामने चल रहा है, तो और इंडिया का अपना एक यानी बहुत पुरानी जिसको आप कहते हैं खलिश है, तो वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका और इंडिया का। और यही पॉलिसी जो है वो इंडिया विल ऑलवेज बी इन टुगेदरनेस विद अमेरिका। पाकिस्तान में जिस तरह से अमेरिकन डेलीगेशन, ईरानी डेलीगेशन आए, इकट्ठा हुए, लेकिन कोई नतायज ना निकले, तो क्या जिस तरह के वहाँ टॉक चल रही थी पाकिस्तान इस्लामाबाद में, क्या ये पूरी तरह फेल्योर मान लिया जाए इसको? पाकिस्तान ने तो जिसको आप कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग द पाउंड ऑफ फ्लेश, वो अमेरिका से जो उनको बरात मिलेंगी, जिसका वो निगोशिएशन बैकडोर में कर रहे होंगे, वो उनको मिलेगा। और अगर ये मुसालिहत और मुफाहमत होती है, तो लाजमी तौर के ऊपर ईरान इज गोइंग टू सप्लाई द ऑयल टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तो एडवांटेज मिलेगा इस चीज का। अब यह है कि इंडिया का इतना बड़ा वेट है और इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है। जावेद जरीफ साहब 2019 में तशरीफ लाए थे, सुषमा स्वराज जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान ने 2019 के बाद से तो ईरान से ऑयल नहीं लिया है। तो इस तरह की सिचुएशन है ही है। लेकिन अब ये जरूर है कि अगर ईरान पे से सैंक्शंस हटते हैं, तो ये एक अच्छी खबर होगी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और इसके साथ साथ ये भी बात जान लीजिए कि ईरान जो ऑयल सप्लाई कर रहा है चाइना को, वो पूरी तरह से यूएन में सप्लाई कर रहा है। तो रशिया की और जो चाइना की जो ज्वाइंट पॉलिसी है, जो डी डॉलराइजेशन का उनका प्लान है, वो उसके अंदर ईरान इज प्लेइंग अ वेरी पिवटल रोल। और ये बात इसी वजह से आज ईरान के साथ में कदम ब कदम रशिया और चाइना आपको साथ साथ मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या कहते हैं, जिस तरह से ये डॉलर में जिस तरह से ऑयल का पेमेंट नहीं हो रहा, युआन में हो रहा है, तो क्या ये बात जो है अमेरिका को एक्सेप्ट होगी? अमेरिका विल नेवर एक्सेप्ट दिस। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कहा है कि who will challenge the supremacy of dollar will have to be dealt with। लेकिन अब यह है कि यही जंग है। अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन जो सिचुएशन ईरान ने फेस की है, और ईरान ने बिल्कुल सामने आके किस तरह से, बिकॉज ईरान इज द फेस ऑफ रशिया एंड चाइना टुगेदर। तो ये बात है कि आज ईरान जो है वो पूरी तरह से रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट में अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए और खास मुद्दों पे, खास करके वेस्ट एशिया वार पे आपने हमारे साथ बात की। इन्हीं सब मुद्दों पे आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। आपको अगर ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।